नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। और दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक है कानून निर्मात्री संस्था, व्यवस्थापिका, विधायिका, जिसे संसद के नाम से आप लोग जानते हैं, पार्लियामेंट के नाम से अपन जानते हैं। एक एक आर्टिकल को लेकर अपन ने चर्चा की, और पिछली क्लास में हमने चर्चा की कि विधेयक हैं, जो बिल हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो विधेयक, इंग्लिश में जिसे अपन बिल कहते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। अब 3 प्रकार कौन कौन से? अगर पहले प्रकार की मैं बात करूं तो पहला है साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 107 में किया गया है, अनुच्छेद 107 में किया गया है। दूसरा है दोस्तों धन व वित्त विधेयक, मनी एंड फाइनेंशियल बिल, और इनका उल्लेख है आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117। तीसरा संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। इस विधेयक का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 368 में। तो दोस्तों, ये बात हुई थी अपनी। उससे पहले अपन ने चर्चा की थी कि विधेयक के 2 रूप होते हैं, एक सरकारी विधेयक और दूसरा निजी विधेयक, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट बिल। और फिर अपन ने पढ़े थे टाइप्स, प्रकार, विधेयक के प्रकार, और प्रकार कितने हैं? 3। पहले प्रकार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो साधारण विधेयक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 107 में किया गया है, आर्टिकल 107 में किया गया है। दूसरा धन या वित्त विधेयक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में और अनुच्छेद 117 में किया गया है। क्लियर? और तीसरा है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में। कल अपन ने बात की थी साधारण विधेयक को लेकर, और साधारण विधेयक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उसकी परिभाषा को लेकर चर्चा की थी अपन ने, किस सदन में सर्वप्रथम साधारण विधेयक को लाया जा सकता है। तो आप लोगों को बताया था कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन उससे सहमत ना हो, तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और फिर फाइनली वह विधेयक पारित हो जाता है। देश के राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और वो एक कानून बन जाता है। अब तक के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो संसद की 3 संयुक्त बैठकें अब तक बुलाई गई है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई? पहली 1961 में, 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक को लेकर। दूसरा 1978 में, 1978 में बैंकिंग सुधार विधेयक के संदर्भ में। और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधक अधिनियम के संदर्भ में। और इन तीनों संसद की 3 संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र सांसद थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। यहां तक बात हुई थी दोस्तों अपनी। अब आगे विधेयक का दूसरा प्रकार लेते हैं अपन। विधेयक का दूसरा प्रकार, और दूसरा है धन या वित्त विधेयक। अभी बात करूंगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है धन और वित्त विधेयक में। दोनों एक हैं, अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा। और परिभाषा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं
तो दोस्तों ऐसा विधेयक जिसमें या ऐसा विधेयक जो संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड अनुच्छेद 266 संचित निधि से धन निकालने से संबंधित विधेयक, एक बात। दूसरा, किसी कर में कमी या वृद्धि करने से संबंधित विधेयक। तीसरा, किसी नए कर को लगाने या ऑलरेडी लगाए हुए कर को हटाने से संबंधित जो दोस्तों विधेयक है वह विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है, मनी बिल कहलाता है। यह बात तो हुई परिभाषा को लेकर। वापस से देखिए, धन विधेयक की परिभाषा, देश की संचित निधि से धन निकालने से संबंधित विधेयक, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266। किसी कर में कमी या वृद्धि करने से संबंधित विधेयक, या फिर कोई नया कर लगाना हो, या फिर ऑलरेडी अस्तित्व में जो कर है उसको हटाने से संबंधित अगर कोई विधेयक है दोस्तों, तो विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है, मनी बिल कहलाता है। पहली बात। अब आप बात करेंगे कि सर फिर वित्त विधेयक क्या होता है? तो दोस्तों रेवेन्यू, राजस्व से संबंधित जो मामले हैं, उन मामलों से संबंधित जो विधेयक हैं वे वित्त विधेयक कहलाते हैं, फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं। धन विधेयक एक बड़ी टर्म है और वित्त विधेयक एक छोटी टर्म है। तो अपन कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एनालिटिकल अप्रोच का कोई क्वेश्चन बनता है तो यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। और क्या बन सकता है? सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये बात है। तो ये बात होगी परिभाषा को लेकर, बेसिक डिफरेंस को लेकर। अब आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कि कौन से सदन में धन विधेयक को सबसे पहले पेश किया जा सकता है, इसको पारित करने के संबंध में क्या प्रावधान है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अगर धन विधेयक को पेश करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी। अब कौन से सदन में सबसे पहले पेश किया जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में। साधारण विधेयक को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन अगर बात धन विधेयक की हो तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से और सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। पहली बात, अनुच्छेद 108 में इस बात का उल्लेख है दोस्तों, आर्टिकल 109 में इसका प्रावधान भी है। पहली बात। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा धन विधेयक का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। धन विधेयक का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि पर्टिकुलर ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 109 में इस बात का प्रावधान है। इसी अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान भी है
कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पहली बात। इसके आगे दोस्तों अगर अपन बात करें तो लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक कहां जाएगा? राज्यसभा में। तो लोकसभा से पारित राज्यसभा में जाएगा। अब दोस्तों राज्यसभा में दो ऑप्शन है, या तो राज्यसभा उस विधेयक को पारित कर दे, और अगर पारित कर दिया तो जाहिर सी बात है लोकसभा से पहले पारित हो चुका और राज्यसभा ने बाद में पारित कर दिया, तो हस्ताक्षर के लिए जाएगा राष्ट्रपति के पास। दोस्तों धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों अभी तो चर्चा की अपन ने कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। अब अगर पहले पूर्व अनुमति दे दी धन विधेयक के संदर्भ में, पेश कर दिया गया, और अगर अब देश का राष्ट्रपति उस धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो वह विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अंतिम रूप से पारित मान लिया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर न करने के कारण संविधान के उल्लंघन व अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। दोस्तों इंपीचमेंट लगाया जा सकता है। अब ये तो बात होगी कि राज्यसभा ने पारित कर दिया। अब सोच के देखिए कि लोकसभा से पारित धन विधेयक राज्यसभा में आया, और अगर राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया, कितने दिन की अवधि में? 14 दिन की अवधि में। यदि राज्यसभा ने 14 दिन की अवधि में उस धन विधेयक को पारित नहीं किया, तो 14 दिन बाद यह धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है। हालांकि एक ऑप्शन है कि इस 14 दिन की अवधि में अगर राज्यसभा को इस धन विधेयक के संदर्भ में कोई ऑब्जेक्शन है, कोई विरोधाभास की स्थिति है, तो इस 14 दिन की अवधि में कोई संशोधन सुझाव राज्यसभा लोकसभा को भेज सकती है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है लोकसभा के लिए कि राज्यसभा के द्वारा दिए गए किसी भी संशोधन सुझाव को वह माने ही, लेकिन भेज सकती है संशोधन सुझाव। तो कहने का मतलब क्या है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को केवल 14 दिन की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है, केवल डिले कर सकती है 14 डेज। राज्यसभा उसे पारित करे चाहे ना करे, अगर 14 दिन की अवधि में उसने पारित नहीं किया तो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में, मनी बिल के संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा से अत्यधिक शक्तिशाली होती है। साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो साधारण विधेयक के मामले में भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है राज्यसभा के बजाय, और यहां धन विधेयक के संदर्भ में तो पूर्णतः शक्तिशाली होती है लोकसभा राज्यसभा के बजाय। वापस से देखिएगा एक बार, शायद समझ में नहीं आया होगा आप लोगों के। धन या वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 और 117 में इसका उल्लेख किया गया है। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई विधेयक जो संचित निधि, आर्टिकल 266, संचित निधि से धन निकालने से संबंधित हो, किसी कर में कमी या वृद्धि करने से संबंधित विधेयक हो, कोई नया कर लगाने या लगाए हुए कर को हटाने से संबंधित कोई विधेयक हो, तो दोस्तों ऐसा विधेयक कहलाता है धन विधेयक, मनी बिल। वित्त विधेयक के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो राजस्व से संबंधित जो भी विधेयक होगा वह वित्त विधेयक कहलाएगा, वह फाइनेंशियल बिल कहलाएगा। अब दोस्तों एक अच्छा कंसेप्ट यहां से निकल के आता है कि धन विधेयक एक बड़ी टर्म है। कहने का मतलब धन विधेयक में वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक में धन विधेयक नहीं हो सकते। उसी प्रकार से जैसे मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद नहीं हो सकता। मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल भी आता है, कहने का मतलब कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, उप मंत्री भी आते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद नहीं आ सकते, क्योंकि कैबिनेट जो आपका कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री आएंगे, आपके दूसरे मंत्री नहीं आते। तो ठीक उसी प्रकार से धन विधेयक के अंतर्गत
वित्त विधेयक आ सकता है, लेकिन वित्त विधेयक में धन विधेयक शामिल नहीं हो सकता। तो ये कंसेप्ट निकल के आता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं दोस्तों। क्लियर? चलिए, इसके बाद की क्या कहानी है पेश करने को लेकर। साधारण विधेयक के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर अपन बात करें धन विधेयक के संदर्भ में, तो दोस्तों धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की, और अनुमति लेकर सबसे पहले कहां पेश किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 109 में इस बात का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष इस बात का प्रमाण पत्र जारी करेगा कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। दोस्तों, लोकसभा से पारित विधेयक राज्यसभा में जाएगा, या तो राज्यसभा उसे पारित कर दे, और अगर पारित नहीं करे तो 14 दिन की अवधि उसके पास होती है, 14 डेज, कि 14 दिन की अवधि में या तो राज्यसभा उसे पारित कर दे, तो अपन कह सकते हैं कि 14 दिन की केवल विलंबकारी शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है धन विधेयक के संदर्भ में। तो या तो 14 दिन की अवधि में धन विधेयक को राज्यसभा पारित कर दे, और अगर पारित नहीं भी करती है तो उसे बिना पारित किए हुए ही राज्यसभा से 14 दिन बाद स्वतः पारित मान लिया जाता है। इस 14 दिन की अवधि में हालांकि एक ऑप्शन होता है राज्यसभा के पास कि इस विधेयक के संदर्भ में कोई संशोधन सुझाव वे लोकसभा को भेज सकती है, हालांकि लोकसभा उसे माने ही ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर संयुक्त बैठक का भी कोई प्रोविजन है क्या, कोई प्रावधान है क्या? नहीं दोस्तों, धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में होती है, ना धन विधेयक के संदर्भ में और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। तो ये बात फाइनल। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन या वित्त विधेयक। अब दोस्तों पढ़ते हैं तीसरा। संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अगर अनुच्छेद की मैं बात करूं तो आर्टिकल है 368, 368। अब परिभाषा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो परिभाषा तो संविधान में संशोधन से संबंधित जो विधेयक होगा वह संविधान संशोधन विधेयक कहलाएगा। अब बात करें लोकसभा में पेश किया जा सकता है कि राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, तो किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है, इस प्रकार कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। दोस्तों, अगर एक सदन ने पारित कर दिया तो जाहिर सी बात है दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन ने भी अगर पारित कर दिया तो जाहिर सी बात है फाइनली हस्ताक्षर के लिए देश के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन ने उसे पारित नहीं किया तो क्या होगा? यह साधारण विधेयक स्वतः निरस्त हो जाएगा, आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके संदर्भ में दोनों सदनों की शक्तियां, दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, दोनों सदनों की शक्तियां समान है। अब समान से मतलब क्या दोस्तों? आप लोगों को बताया कि साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है,
धन विधेयक के संदर्भ में तो कंप्लीटली ही पूर्णतः है लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों की शक्तियां समान है, क्योंकि अगर एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन ने पारित नहीं किया तो दोस्तों वह विधेयक स्वतः वही निरस्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा वह विधेयक। अब संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में थोड़ा सा मैं डिटेल में अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो सामान्य रूप से संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, 3 टाइप्स। पहला, साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत का मतलब है 50% + 1। दूसरा, विशिष्ट बहुमत, और विशिष्ट बहुमत का मतलब है कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित हुए मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। और तीसरा है विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्यों की सहमति, ये बात। अब दोस्तों अनेक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है, और उसमें फटाफट स्टूडेंट जवाब देके आता है 3 प्रकार। ये 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा, नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ये बात कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की केवल 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, ओनली 2 प्रोसेस। वो हैं दूसरी और तीसरी, अर्थात विशिष्ट बहुमत और विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इस साधारण बहुमत वाले प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। अब साधारण बहुमत के द्वारा भारतीय संविधान के कौन से प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, तो दोस्तों साधारण बहुमत से किया जा सकता है। विशिष्ट बहुमत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों और जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो विशिष्ट बहुमत के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों की सहमति वाले प्रावधान के तहत भारतीय संविधान के कौन से प्रोविजंस में, कौन से प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की अगर निर्वाचन प्रक्रिया में कोई संशोधन करना हो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में अगर किसी प्रावधान में संशोधन करना हो तो उसके लिए विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वापस से देखिएगा एक बार, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में इस बात का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। एक सदन के द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में जाएगा, अगर दूसरे सदन ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वह कानून बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरे सदन ने उसे पारित नहीं किया तो दोस्तों वह स्वतः निरस्त हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके संदर्भ में संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। दोस्तों इक्वल रूप से दोनों सदन शक्तिशाली हैं। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो सामान्य रूप से संविधान में 3 प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में केवल इन 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, विशिष्ट बहुमत और दूसरी विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत के द्वारा किसी राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना हो, कोई सीमा में परिवर्तन करना हो, तो इस साधारण
बहुमत के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। वहीं अगर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर राष्ट्रपति के संबंध में कोई प्रावधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में किसी प्रावधान में कोई बदलाव करना है, कोई संशोधन करना है, तो उसके लिए ये दूसरी प्रक्रिया विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों की सहमति इसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों। तो पहले अपन ने पढ़ा संविधान के दो रूप, सरकारी और निजी। उसके बाद पढ़ा अपन ने संविधान के प्रकार, जिसमें साधारण विधेयक को अपन ने डिटेल में पढ़ा, धन व वित्त विधेयक को पढ़ा और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक को पढ़ा। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा मैं हालांकि जब धन विधेयक की चर्चा अपन ने की वहां बता चुका हूं कि संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 का प्रावधान केवल और केवल साधारण विधेयक के लिए है, ना ही धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है संसद की, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तीन प्रकार पढ़ चुके हैं अपन, जिसमें साधारण विधेयक, दूसरा धन या वित्त विधेयक और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। अब दोस्तों आगे की कहानी को लेकर चर्चा करते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन संसद की समितियां, और समितियों को लेकर चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संसद की जो समिति है दोस्तों, वो है लोक लेखा समिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के संदर्भ में जो प्रमुख फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा दोस्तों। भारत की संचित निधि का प्रहरी कहा जाता है लोक लेखा समिति को। क्या कहा जाता है? देश की जो संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसका प्रहरी कहा जाता है। अब प्रहरी क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में क्या प्रोविजन है? तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी बताना चाहूंगा कि संचित निधि से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खर्चों के लिए, विकास कार्यों के लिए पैसा जो खर्च किया जाता है, वो इसी संचित निधि से खर्च किया जाता है। वाकई में इस संचित निधि से निकाला गया जो पैसा है, वो देश हित में उसका प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की जांच की जाती है भारत सरकार के एक अधिकारी के द्वारा, जिसे अपन कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। CAG के द्वारा केंद्र सरकार के राजस्व खातों की भी जांच की जाती है और राज्य सरकार के राजस्व खातों की भी जांच की जाती है। इन दोनों ही खातों की जांच करके देश के राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है। देश के राष्ट्रपति के द्वारा उस रिपोर्ट को संसद में रखवाया जाता है और संसद में उस रिपोर्ट की समीक्षा जो करती है दोस्तों, वही है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस वजह से भारत की संचित निधि का प्रहरी कहा जाता है इस समिति को। पहली बात। दूसरा, इस समिति के गठन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आपसे, तो 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय हुआ करते थे, तो उस 1919 अधिनियम के, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा 1921 में इस समिति का गठन किया गया दोस्तों। तो दो प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहला, कौन से अधिनियम के द्वारा इस समिति का गठन किया गया? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। दूसरा, कब अस्तित्व में आई? 1921 में। दोस्तों RSIS या और भी किसी नीचे लेवल के एग्जाम में आज तक बहुत बार यहां से जो क्वेश्चन बना है, वो बना है सदस्य संख्या को लेकर। अक्सर बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, या तो पूछ लिया गया कुल सदस्य संख्या, और या फिर अगर थोड़ा सा डेप्थ में गया तो पूछ लिया गया लोकसभा से कितने और राज्यसभा से कितने। तो आप लोगों ने फटाफट जवाब दे दिया 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। दोस्तों और एग्जामिनर अगर डेप्थ में जाता है तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा में उन सदस्यों का मनोनयन होता है कि निर्वाचन होता है? तो लोकसभा से निर्वाचित
इलेक्टेड होते हैं ये मेंबर्स। अब आप कहेंगे सर किस आधार पर? तो पर्टिकुलर पार्टी के जितने सांसद हैं उसके अनुपात में दोस्तों इनका चुनाव किया जाता है। वहीं अगर राज्यसभा के संदर्भ में मैं बात करूं तो राज्यसभा का जो सभापति है उसके द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है, मनोनयन किया जाता है 7 सदस्यों का। तो 15 सदस्य लोकसभा से जिनका चुनाव होता है और 7 सदस्य राज्यसभा के सभापति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये बात हो गई इसके सदस्य संख्या को लेकर। अगला जो प्रोविजन आता है वो आता है कार्यकाल को लेकर। तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है लोक लेखा समिति का। चलिए दोस्तों, और क्या प्रोविजन है इसके संदर्भ में लोक लेखा समिति को लेकर? तो लोक लेखा समिति के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो कार्य क्या है, बता चुका मैं अभी आपको कि सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है, राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट दी जाती है, फिर राष्ट्रपति को उस रिपोर्ट को संसद में रखवाया जाता है। संसद में उस रिपोर्ट की जो समीक्षा है वो समीक्षा इसी लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो अध्यक्ष का चुनाव है उसको लेकर क्या प्रोविजन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही कोई किसी एक सदस्य को उसका अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन दोस्तों 1967 से 1967 से एक परंपरा ऐसी बन गई, एक ट्रेडिशन ऐसी बन गई कि जो विपक्ष का नेता होगा उस विपक्ष के नेता को ही लोकसभा की ये संसद की जो समिति है लोक लेखा समिति, इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। दोस्तों एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा, कोई भी मिनिस्टर इस समिति का सदस्य नहीं होगा। वापस से देखिएगा एक बार फटाफट। संसद की समितियां, पहली समिति लोक लेखा समिति, जिसमें पहला प्रोविजन कि भारत की संचित निधि का प्रहरी। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि संचित निधि का प्रहरी कहा जाता है, भारत की संचित निधि का प्रहरी कहा जाता है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, दूसरी कोई समिति। 3-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा सही है। तो उसका सही जवाब होगा लोक लेखा समिति को भारत की संचित निधि का प्रहरी कहा जाता है। दूसरा, इस समिति का गठन हुआ 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। कब अस्तित्व में आई? 1921 में, 1921 में। सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो कुल सदस्य संख्या 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब 15 जो लोकसभा से सदस्य हैं दोस्तों उनका निर्वाचन होगा। जितने सांसद पर्टिकुलर पार्टी के चुन के आएंगे उनके अनुपात में उनका चुनाव किया जाएगा। और राज्यसभा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति के द्वारा इनका मनोनयन किया जाएगा। और अगर कार्यकाल के संदर्भ में मैं बात करूं तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। क्लियर? चलिए, कार्य तो सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है संसद में, उस रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। इसके अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक का चुनाव या एक की नियुक्ति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में की जाती थी। लेकिन 1967 से एक परंपरा के अनुसार जो विपक्ष का सदस्य होगा और विपक्ष का जो नेता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, उसे दोस्तों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण बात कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता, इस समिति में शामिल नहीं होता है। दोस्तों दूसरी समिति आकलन या प्राक्कलन समिति। सबसे पहले इसे सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। गठन कब हुआ? 1950 में, 1950 में। किस आधार पे? तो उस वक्त वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, और जॉन मथाई साहब ने कहा, उन्होंने सिफारिश की कि इस प्रकार की समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर ये प्राक्कलन या आकलन समिति अस्तित्व में आई। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में उस वक्त जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इसकी सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो 23। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें लोकसभा और राज्यसभा कंसेप्ट नहीं है। सारे के सारे सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से। और उनका क्या होगा? निर्वाचन। किस आधार पे? उसी आधार पे। उसी कौन से आधार पे? बताओ फटाफट, कौन से आधार पे? उसी पर। दोस्तों उसी आधार का मतलब है सांसदों की जो संख्या है
सांसदों की जो संख्या है, उस सांसदों की संख्या के अनुपात के आधार पर लोकसभा से उनका निर्वाचन किया जाएगा। अब अगर कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। क्लियर? चलिए दोस्तों, और क्या प्रोविजन है, कार्य क्या है इस समिति का? बहुत बार एग्जाम में इसके कार्य को लेकर क्वेश्चन आता है। तो बजट का अनुमान करके उसकी समीक्षा करना, कितना पैसा पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए, कौन से विभाग को दिया जाना चाहिए, वाकई में इतने पैसे की जरूरत उस विभाग को है या नहीं है, इस बात का आकलन करता है। साथ में कम से कम पैसा और अच्छे से अच्छा आउटपुट कैसे निकल के आए, तो मितव्ययता का सिद्धांत भी लागू किया जाता है दोस्तों इस समिति के द्वारा। अल्प खर्च मितव्ययता हेतु सुझाव दिया जाता है इस समिति के द्वारा। अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सत्ता पक्ष का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। यहां पर विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। वही प्रोविजन जो लोक लेखा समिति को लेकर था कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा। अब दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो बनता है कि कौन सी 2 समितियों को जुड़वा बहनें कहा जाता है, ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है। कौन सी वे 2 समितियां हैं जिन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति, और ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया, प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? जुड़वा बहनें कहा जाता है, ट्विंस सिस्टर कहा जाता है। तो ये बात हुई प्राक्कलन समिति को लेकर। वापस देखिए फटाफट, सतत आर्थिक समिति से कहा जाता है। 1950 में यह समिति अस्तित्व में आई। तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर इस समिति का गठन किया गया। सदस्यों की संख्या 23, सभी लोकसभा से निर्वाचित होंगे जो भी सदस्य होंगे। कार्यकाल इस समिति का 1 वर्ष का होगा। कार्य के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो बजट का अनुमान करके उसकी समीक्षा करना। दूसरी बात, अल्प खर्च मितव्ययता हेतु सुझाव देना। तीसरा, अध्यक्ष का चुनाव सत्ता पक्ष का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, तीसरी है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समिति। सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम समिति, इस समिति के गठन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 1964 में इस समिति का गठन किया गया। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर यह समिति अस्तित्व में आई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समिति। और सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो वही 22। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आपको, लोकसभा लोक लेखा समिति और सार्वजनिक जो क्षेत्र उपक्रम समिति है उसके दोनों की ही सदस्य संख्या 22 है। और 15 लोकसभा से निर्वाचित और 7 राज्यसभा के सभापति के द्वारा मनोनीत। कार्यकाल वही 1 वर्ष। अब कार्य क्या है इसका? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में दी गई रिपोर्ट की समीक्षा करना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उससे संबंधित ये समिति है। अब अध्यक्ष को लेकर अगर अपन बात करें तो सत्ता पक्ष का कोई सदस्य, दोस्तों जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष है वह विपक्ष का कोई नेता, विपक्ष का नेता जो होगा वह उस समिति का अध्यक्ष होगा। बाकी प्राक्कलन समिति, आकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति का जो अध्यक्ष होगा वह सत्ता पक्ष का ही सदस्य होगा। तीनों समितियों की अगर कॉमन अपन बात करें तो वह है कि इन तीनों ही समितियों कोई सदस्य मंत्री नहीं होगा, या फिर कोई भी मंत्री इन तीनों समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे अपन चर्चा करेंगे संसद की प्रक्रिया को लेकर। संसद की प्रक्रिया को लेकर बात करते हैं अपन। प्रोसेस क्या, किस प्रकार से कानूनों का निर्माण किया जाता है, कौन से प्रस्ताव होते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, किस प्रकार से मंत्री उनके जवाब देते हैं, लिखित देते हैं, एक मौखिक देते हैं, एक शून्यकाल क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, तमाम सारी बातें दोस्तों जहां से अक्सर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आपके रिटन एग्जाम में ना
तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के दौर में इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं। संसदीय प्रक्रिया। सर दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल से क्या मतलब है, तो संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा है, फर्स्ट आवर है, उसे अपन प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आवर। दूसरा है प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। अगर तारांकित प्रश्न के संदर्भ में मैं बात करूं तो दोस्तों उत्तर इसका मौखिक रूप से दिया जाता है, और तारांकित प्रश्न के संदर्भ में आप और प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, इसके जो उत्तर हैं वो लिखित रूप से दिए जाते हैं, जबकि तारांकित प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न के उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं। साथ में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अरे यहां तो मौखिक रूप से जवाब देना पड़ रहा है, तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, फटाफट दे दिए जाएंगे आपको, लेकिन यहां पर केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जवाब लिखित में दिया जाएगा आपको, उसके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं, अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों अल्प सूचना प्रश्न। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, लेकिन कम समय में उत्तर देना होता है, इसका ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता, इस मामले फटाफट उसको आंसर दे दिया जाता है संबंधित सदस्य किसी का भी कोई अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसके संदर्भ में। चलिए दोस्तों आगे, एक सदस्य एक दिन में कितने प्रश्न पूछ सकता है संसद में, इसको लेकर एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि एक सदस्य एक दिन में अधिकतम मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कर सकता है। 5 से ज्यादा प्रश्न एक सदस्य नहीं कर सकता दोस्तों, पहली बात। दूसरा, अब शून्यकाल किसे कहेंगे, 0 आर प्रश्न शून्यकाल किसे कहेंगे, तो शून्यकाल का मतलब है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा, प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा है। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात क्या है शून्यकाल की, कि इस संदर्भ में पहले किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं होती है, बिना सूचना दिए कोई भी फटाफट क्वेश्चन कर लिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, शून्यकाल, 0 आर। फिर अपन बात करें स्थगन या काम रोको प्रस्ताव से क्या मतलब है, स्थगन करना या फिर काम रोको प्रस्ताव से क्या मतलब है, तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसके तहत संसद की कार्यवाही को रोका जाता है। कोई ऐसा प्रश्न हो जो बहुत महत्वपूर्ण हो, उसके संदर्भ में पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना हो, तो इस संदर्भ में दोस्तों, हालांकि ध्यान आकर्षण संबंधित एक और अलग से अपन प्रश्न पढ़ते हैं, जिसे प्रस्ताव पढ़ते हैं, जिसे अपन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, लेकिन लगभग दोनों में जो डिफरेंस क्या है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत ध्यान आकर्षित करने का है, और यहां पर काम रोका जाता है संसद का उस प्रश्न को सुनने के लिए। तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, इसके तहत संसद की कार्यवाही को रोका जाता है दोस्तों। अब अगर अगले प्रस्ताव के संदर्भ में मैं बात करूं तो जिसे अपन जानते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में मैं बात करूं तो किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों। क्या कहा गया है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रपोजल किस प्रकार का है, लगभग पार्लियामेंट अपना एंडिंग की ओर है। निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं, तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो प्रस्ताव हमेशा अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है सरकार की निंदा करने के लिए। अब उसमें हो सकता है सरकार का कोई मंत्री भी हो सकता है, या फिर कंप्लीट सरकार के विरुद्ध जो नीतियां हैं, सरकार की जो कार्यवाही है, जो कार्य हैं, उनके संदर्भ में इस प्रकार का प्रपोजल लाया जाता है, ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो पहला है निंदा प्रस्ताव, और प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, और उसका उद्देश्य क्या है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा एक बात, अगर निंदा प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। नहीं, सरकार उस आधार पर नहीं गिरेगी दोस्तों,
सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा संसद में। तो निंदा प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है और इसके पारित नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती है दोस्तों। और अंतिम प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की बात अपने प्रधानमंत्री के टॉपिक में भी की थी। यहां पर वापस ही बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और अपना विश्वास सदन में अपना बहुमत स्थापित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। वह अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध हो सकता है या फिर संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध हो सकता है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री का टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहां भी बताया था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर पारित हो जाता है तो उस मंत्री के साथ संपूर्ण मंत्री परिषद को, प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। केवल लोकसभा में लाया जाता है, याद रखिएगा हमेशा दोस्तों। आप लोगों को बताया था जब मैंने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ाया था कि जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो 3 प्रकार का बताया था आपको। मंत्री आपस में उत्तरदायी, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो दोस्तों, विपक्ष द्वारा लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है और इसके पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये होता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब दोस्तों, ये 4-5 फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं और फिर इस टॉपिक को अपन अंजाम देते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की प्रथम महिला सदस्य शारदा भार्गव। दूसरा, राजस्थान में लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य महारानी गायत्री देवी। तीसरा, राजस्थान से लोकसभा की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला सदस्य सुशीला बंगारू। और चौथा, राजस्थान से लोकसभा की प्रथम अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य उषा देवी मीणा। तो दोस्तों, ये भारतीय संसद का टॉपिक, इससे रिलेवेंट महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की वो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में एक और नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।